जब सेना के मार्शल ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है और लू शेंग यहाँ क्या कर रहा है, तो हमारा लड़का धीरे से उनके सामने जमीन पर उतर आया। सब लोग बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप उसे देखने लगे। लू शेंग उनकी ओर मुड़ा और उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। प्रसन्न स्वर में उसने पूछा कि क्या वह बाद में उनके साथ ड्रैगन किंगडम लौट सकता है। हमारा लड़का उनकी ओर चलने लगा। केंद्रीय जिले के मार्शल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका ध्यान लू शेंग पर केंद्रित हो गया। वह पसीने से लथपथ हो गया और कांपती आवाज में उसने कहा कि हाँ, जरूर। मार्शल की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वे 200 साल से भीख मांग रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और ऐसा हुआ कि स्वर्ग उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार कर रहा था। लू शेंग मानव जगत का आश्चर्य था। वे लॉटरी जीत चुके थे और आखिरकार इतने कष्टों के बाद मिठास का आनंद लेने का समय आ गया था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से उस पर इशारा करते हुए लू शेंग से उनसे बात करने के लिए कहा। जब वे बातचीत कर रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहने कोई व्यक्ति उनकी ओर चलने लगा। लू शेंग का ध्यान अपनी ओर खींचा। आवाज सुनकर लू शेंग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं, जिससे वह पीछे मुड़ गया। युद्ध का मैदान योद्धाओं और मार्शल संतों की लाशों से भरा हुआ था, जिन्होंने लू शेंग का सामना करने की हिम्मत की थी। कम्बरलैंड, जो घायल था, हमारे लड़के के पास जाने लगा। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और गंभीर नज़र से लू शेंग को स्वीकार किया, लेकिन समझाया कि अगर उसने सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए तो उस पर बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी और यहाँ तक कि पूरे ग्रह को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और हमारे लड़के से इस बारे में सावधानी से सोचने के लिए कहा। डर महसूस करने के बजाय लू शेंग की आंखें उत्साह से भर गईं। वह कम्बरलैंड की ओर मुड़ा और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ उसने बताया कि उसकी योजना गाइड को उसकी तलाश में लाने की थी और उनसे चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि वह किसी और को शामिल नहीं करने वाला था। ये कहने के बाद लू शेंग ने अपनी पीठ मोड़ ली और मार्शलों से बातचीत करने लगा। लू शेंग की योजना को सुनकर कम्बरलैंड की आंखें डर से भर गईं और उसका जबड़ा आश्चर्य से खुला रह गया। उसके अनुसार लू शेंग एक पागल था। उसका ध्यान लू शेंग पर केंद्रित था। वह अवाक था और धीरे धीरे डर उसके शरीर पर हावी होने लगा। उसके मन में कई सवाल उठे। उसे नहीं पता था कि लू शेंग ने क्या करने की योजना बनाई थी या क्या वह गाइडों का सामना करने का इरादा रखता था। लू शेंग मार्शलों से मिला और जब विशाल ऊर्जा क्रिस्टल तीव्रता से चमक रहा था, 1000 संतों के द्वीप के शक्तिशाली मार्शल संत उस क्षेत्र में पहुंचे। सबकी निगाहें लू शेंग पर टिकी थीं। वे सब चुपचाप लू शेंग को जाते हुए देख रहे थे, मानो वे किसी सच्चे भगवान को देख रहे हों। खोई हुई निगाह से लू शेंग चुपचाप ऊर्जा क्रिस्टल को देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। इस क्षण उसने जो महानता हासिल की थी, वह इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। भविष्य में कोई नहीं जानता था कि कोई और लू शेंग से आगे निकल पाएगा या नहीं। कई घंटे बाद अंधेरा होने लगा और लू शेंग द्वीप के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। एक लड़ाकू विमान उतरा और हमारा लड़का उसकी ओर चलने लगा। जब वह विचलित था तो किसी ने उसका नाम पुकारा। ये सुनकर लू शेंग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसने चलना बंद कर दिया और पीछे मुड़ा। ये फियोना थी, प्यार और उदासी से भरी आंखों से। उसने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और चुपचाप हमारे लड़के के बारे में सोचने लगी। ये देखकर कि यह फियोना थी, लू शेंग ने उससे मुंह मोड़ लिया और लड़ाकू विमान की ओर चलने लगा। जैसे ही फियोना लू शेंग के पास पहुंची, जमीन की ओर देखने लगी और उत्सुकता और घबराहट के भाव के साथ उसने बताया कि उसने उसे अपना असली नाम नहीं बताया है। लू शेंग ने अपना सिर घुमाया और जब उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं, तो उसने उसे देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि उसका नाम महत्वपूर्ण नहीं है। उसे उसके बारे में भूल जाने के लिए कहा।
वह हेलीकॉप्टर में चढ़ गया और उसने बताया कि उसकी पहले से ही एक मंगेतर है। फियोना ने अपने हाथ अपनी छाती पर रखे और चुप रही। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। लू शेन के हेलीकॉप्टर में चढ़ने के बाद उसने उड़ान भरी और आसमान में उड़ने लगा। बेचारी फियोना के पास अपना सिर उठाने और लू शेन को चुपचाप जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसकी आंखें उदासी और आंसुओं से भर गईं। वह रोने लगी, ये जानते हुए कि उसे लू शेन जैसा मजबूत और सुंदर कोई नहीं मिलेगा। तभी कम्बरलैंड प्रकट हुआ। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और गंभीर नज़र से कहा कि लू शेंग सही था। उसने उससे कहा कि वह उसे भूल जाए क्योंकि लू शेंग और उसका साथ रहना तय नहीं था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने विचारों में डूबी हुई जमीन की ओर देखने लगी। वह लू शेंग के हेलीकॉप्टर को गौर से देखने लगी और उसकी आंखें आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। वह जानती थी कि अब उसे क्या करना है। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना उसने अपने पिता का हाथ हटा दिया। उसने अपने कंधे से हाथ हटा लिया, अपनी पीठ उससे मोड़ ली और दूर जाने लगी। कम्बरलैंड की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी बेटी को रोकने की कोशिश की, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या करने की योजना बना रही थी। लू शेन द्वारा पीटे गए मार्शल संत प्रकट हुए। चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक उदास भाव के साथ कम्बरलैंड को बताया कि लू शेन ने सभी ऊर्जा क्रिस्टल ले लिए हैं और पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरे मार्शल संत, जिनके सिर पर एक गांठ थी, ने एक मजबूर मुस्कान दिखानी शुरू कर दी। उनकी आवाज़ सुनकर कम्बरलैंड का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। वह मुड़ा और एक शांत नज़र से चुपचाप सोचने लगा। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं और एक उग्र नज़र से उसने ये स्पष्ट कर दिया कि करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब वे केवल महान मार्गदर्शक के आगमन की प्रतीक्षा कर सकते थे ताकि लू शेंग, जो खुद को मानवता का शिखर मानता था, नियमों को तोड़ने की असली कीमत समझ सके। वह मार्गदर्शक के आगमन की कल्पना करने लगा, 4 आंखों वाला प्राणी जो लू शेन को गुस्से से घूरने लगा। दबाव महसूस करते हुए लू शेन की आंखें भय से भर गईं, जिससे वह घबरा गया। मार्शल संतों में से एक की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और यह सोचकर खुश हुआ कि महान मार्गदर्शक उन्हें घमंडी लू शेन को एक अच्छा सबक सिखाने में मदद करने जा रहा है। उसके बगल में दूसरा मार्शल संत प्रसन्न हो गया और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका, यह विश्वास करते हुए कि उसका दोस्त सही था। उस आदमी की आंखें द्वेष और आशा से चौड़ी हो गईं। वह मुस्कुराने लगा, ये कहते हुए कि मार्गदर्शक सर्वोच्च और अजेय प्राणी थे। उनका मानना था कि वे नियम तोड़ने के लिए लू शेन को अच्छी तरह पीटने जा रहे थे। कम्बरलैंड ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भर गईं, क्योंकि एक बार गाइड आ गए थे। लू शेन मरने जा रहा था, ये जानते हुए कि गाइड की हथेली से कोई नहीं बच सकता। उसी समय पूर्वी सैन्य जिले में एक बड़ी हवेली थी। ये शानदार थी और सजावट के रूप में फव्वारे थे। हवेली के अंदर अधिक सटीक रूप से रसोई में लू शेन का परिवार था। माँ मुस्कुराते हुए आटा तैयार कर रही थी। पिता जो सिगरेट पी रहा था, वह भी पकौड़ी बनाने में मदद कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ बहन माँ के कंधों की मालिश कर रही थी। तभी स्नोई, जो चाय की ट्रे पकड़े हुए थी, ने दरवाजा खोला और रसोई में प्रवेश किया। उसका ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, यह महसूस करते हुए कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। वह रसोई में घुस गई और उनके पास पहुंच गई। ये देखकर माँ की आंखें खुशी से भर गईं। किंग ने अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद कीं और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी कि सिस्टर स्नोई आ गई है। एक दयालु मुस्कान के साथ पिता ने चाय लाने के लिए स्नोई को धन्यवाद दिया। किंग ने अपनी बाहें फैलाना शुरू कर दिया और थके हुए भाव के साथ अपनी माँ से कहा कि अगर वे पकौड़े खाना चाहते हैं तो वे उन्हें किसी शेफ से बनवा सकते हैं।
उसे समझ में नहीं आया कि उसकी माँ उन्हें खुद बनाने पर इतना जोर क्यों दे रही थी। उसने समझाया कि घर पर बने पकौड़े शेफ द्वारा बनाए गए पकौड़ों जितने स्वादिष्ट नहीं होते। माँ का ध्यान किंग पर केंद्रित था और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पिता, जो धूम्रपान कर रहा था, अपनी बेटी को देखने लगा और मुस्कुराते हुए समझाया कि कोई भी महान शेफ कितना भी कुशल क्यों न हो, उसके बनाए पकौड़ों का स्वाद कभी भी उसकी माँ के पकौड़ों जैसा नहीं होगा। जिससे पता चलता है कि उसकी माँ की पाक कला की प्रतिभा अतुलनीय थी। स्नोई की आंखें उलझन से भर गईं और बहस करने के बजाय वह चुप रही। मुस्कुराते हुए माँ ने समझाया कि यह उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया था जितना पिता ने कहा था। उसने सोचा कि उसे खाना पकाए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए वह अपने हुनर का अभ्यास करना चाहती थी। अन्यथा जब लू शेंग वापस लौटी और खाना चाहती थी, अगर वह अभ्यास से बाहर थी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। पिता ने अपनी बाहें पार की और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा कि वह केवल सच कह रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गले लगाया। ये सुनकर किंग को कुछ उलझन हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि लू शेंग सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह स्नोई की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि लू शेंग कब वापस आएगा। उसे याद आया कि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है। स्नोई ने चाय की ट्रे मेज पर रखी और चुपचाप उसे देखने लगी। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। माँ ने अपनी मुट्ठी भींची और एक ईमानदार भाव के साथ स्वीकार किया कि लू शेंग से बात किए हुए उन्हें काफी समय हो गया है। वह जानना चाहती थी कि हमारा लड़का कब वापस आने वाला है। लू शेंग का नाम सुनते ही पिता की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। स्नोई खिड़की के पास पहुंची और उदास निगाहों से परिदृश्य को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लू शेंग के परिवार से क्या कहे। उसके हाव भाव देखकर किंग भी उदास हो गया। तभी उसकी स्कर्ट की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने फोन निकाला और आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। किंग का ध्यान उस पर केंद्रित था। वह असमंजस में पड़ गई, बिना ये जाने कि क्या हो रहा है। बिना एक भी शब्द कहे स्नोई ने उनकी ओर पीठ फेर ली और भ्रमित भाव से दरवाजा खोला और बाहर भागने लगी। किंग और बाकी लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं। वे सभी भ्रमित हो गए और उसे लेकर कुछ चिंतित हो गए। स्नोई हवेली से बाहर निकल गई और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। किंग और उसकी माँ भी हवेली से बाहर निकल आए। किंग स्तब्ध रह गया। माँ ने भ्रमित भाव से पूछा कि स्नोई अचानक बाहर क्यों भाग गई। स्नोई की आंखें खुशी से चमकने लगीं और उनमें एक आंसू दिखाई दिया। लू शेंग, जो मार्शल की वर्दी पहने हुए था, प्रकट हुआ और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपने आगमन की घोषणा की। लू शेंग को देखते ही स्नोई ने उसकी ओर दौड़ने से पहले 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने उसे कसकर गले लगाया और बताया कि वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। लू शेंग की जैकेट जमीन पर गिर गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि इतने समय से वह उसके माता पिता की देखभाल में कड़ी मेहनत कर रही थी। लू शेंग ने उसे गले लगाया और खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ और पिता को बताया कि वह वापस आ गया है। पिता ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराने लगे। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसे ये देखकर खुशी हुई कि उसका बेटा वापस आ गया है। किंग ने अपनी उंगली से उसकी आंखों से आंसू पोंछे और एक खुशनुमा मुस्कान के साथ पूछा कि लू शेंग को वापस आने में इतनी देर क्यों लगी और उसका तोहफा कहाँ है। रात हो गई और सभी लोग हवेली में दाखिल हुए। लू शेंग और स्नोई ने पकौड़ी बनाने में भी मदद की और परिवार ने एक अच्छी सभा का आनंद लिया। माँ आटा तैयार कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ लू शेंग और दूसरे लोग बॉल बना रहे थे। लू शेंग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। वह दृढ़ स्पष्टता के भाव के साथ अपने परिवार की लगातार बातचीत सुनता रहा। लू शेंग इस दुनिया में एक अतुलनीय तलवार जानता था कि उसका घर उसका म्यान है। हवेली का बगीचा सुंदर था। खाने के बाद
लू शेंग और स्नोई बगीचे में टहलने के लिए बाहर गए। चांद आसमान में चमक रहा था। प्यार भरी निगाहों से लू शेंग ने स्नोई की आंखों में देखना शुरू किया और बताया कि उसे वह समय याद है जब वे मिले थे। ये साल के इसी समय के आसपास हुआ था। स्नोई उसके पास आई और प्यार भरी नज़र से अपना सिर हिलाया। लू शेंग ने उसे कमर से गले लगाया और बताया कि कुछ दिनों में वह अपने माता पिता को वापस ले जाने वाला है और कुछ मामलों को सुलझाने के बाद वह उसके घर जाने वाला है। लू शेंग उसके पास गया और शर्माते हुए कहा कि उनका मामला भी सुलझाया जाना चाहिए। लू शेंग को इतना करीब पाकर स्नोई टमाटर की तरह शर्माने से खुद को रोक नहीं पाए। चांद की रोशनी में और खूबसूरत फूलों से घिरे लू शेंग और स्नोई ने एक भावुक चुंबन साझा किया। सैन्य विभाग के सम्मेलन कक्ष में सेना के सभी मार्शल और उच्च पदस्थ अधिकारी एकत्रित हुए। जब स्क्रीन पर लू शेंग की लड़ाई दिखाई जाने लगी तो सभी ने अपनी मुट्ठी भींच ली और लू शेंग की अविश्वसनीय होने के लिए प्रशंसा की। केंद्रीय जिले के मार्शल ने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे रखीं और एक शांत भाव के साथ घोषणा की कि आज का दिन ड्रैगन राष्ट्र के सभी देशवासियों द्वारा याद किया जाने वाला दिन है। 200 साल पुरानी इच्छा पूरी हो गई थी और इसके अलावा उन्होंने सेना के देवता का स्वागत किया था जिन्होंने ब्लू स्टार के सभी मार्शल संतों को ताकत में पीछे छोड़ दिया था। उसने दूसरों को देखना शुरू किया और समझाया कि इस महान सम्मान के अलावा एक और बात थी। मार्शल संत लू शेंग ने उन्हें पूरी सेना में शरीर शोधन तकनीकों को बढ़ावा देने का काम सौंपा था। ये सुनकर अन्य मार्शलों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े खुले रह गए। उन्हें नहीं पता था कि मार्शल सेंट लू शेंग किस बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक को बढ़ावा देना चाहते थे या ये किस तरह की सर्वोच्च कला थी। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।